लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक महासागरीय धाराएं, जो सबसे टफ टॉपिक है। और इसके अंदर यदि हम देखें तो कंपटीशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें विशेष रूप से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेट का एग्जाम हो या आपके एसएससी यूपीएससी के एग्जाम है, उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि महासागरीय धाराएं होती क्या है और महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों का विश्लेषण हम करेंगे। देखिए, महासागरीय जो गतियां होती है उसमें से एक गति है महासागरीय धाराएं। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो मुख्य रूप से क्या है, एक हो गया महासागरीय धाराएं, दूसरा हो गया ज्वार भाटा। क्या हो जाता है? ज्वार भाटा इसके अंदर प्रमुख रूप से हो जाता है। इसके अलावा यानी लहरें भी प्रमुख रूप से इसके अंदर आती है। तो महासागरीय जो गतियां हैं उसमें यानी महासागरीय धाराओं का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जिन क्षेत्र से ये गुजरती है वहां की जलवायु को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। इन्हीं महासागरीय धाराओं के द्वारा समुद्री जो जलमार्ग है उन जलमार्गों का निर्धारण भी इन्हीं महासागरीय धाराओं के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है, किया जाता है। और बंदरगाहों की स्थिति, क्योंकि उच्च अक्षांशों में यदि गर्म धाराएं हैं तो बंदरगाह यानी वर्ष भर खुले रहते हैं। जैसे यूरोप के अंदर देखें तो यानी महासागरीय धाराओं से बंदरगाहों की स्थिति का भी मुख्य रूप से क्या है, निर्धारण होता है। इसके अलावा जो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आपको पता है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तापमान होता है, सीधी किरणें पड़ती है, और ध्रुवों पर न्यूनतम तापमान यानी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो ये महासागरीय धाराएं जब चलती है तो यानी पृथ्वी पर तापमान को यानी संतुलित करने का कार्य करती है ये महासागरीय धाराएं। यानी ठंडे क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों से यानी विषुवत रेखा की तरफ धाराएं चलेंगी, ठंडी धाराएं चलेंगी तो वहां का तापमान नीचा कर देती है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ धाराएं चलेगी तो वहां के तापमान को यानी बढ़ा देती है। तो इस प्रकार महासागरीय धाराओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। और ये महासागरीय धाराएं ही चलती हैं तो यानी जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, जिसमें वर्षा है, यानी विभिन्न प्रकार के जो ये मानसूनी धाराएं हैं या विभिन्न प्रकार की यानी वर्षा को भी प्रमुख रूप से ये महासागरीय धाराएं प्रभावित करती है। जैसे प्राय भारत के अंदर यानी 6 महीने यानी धाराएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं तो यानी यहाँ वर्षा होती है, और यदि वापिस आती है तो यानी यहाँ शीत ऋतु हो जाती है। तो इस प्रकार महासागरीय धाराओं का महत्वपूर्ण रोल इसके अंदर होता है। और महासागरीय धाराओं को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो महासागरीय धाराएं होती क्या कि महासागरों का जल क्या होता है, निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति होती है, उसको बेसिकली धाराएं कहते हैं। जिस प्रकार नदी एक निश्चित उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ प्रवाहित होती है, और उसी तरह ये महासागर का जल है एक निश्चित दिशा के अंदर प्रवाहित होने की जो मुख्य रूप से गति होती है वो धारा कहलाती है। और इन्हीं धाराओं के सहारे ही मैंने बता दिया परिवहन मार्गों का निर्धारण होता है, बंदरगाहों की स्थिति का निर्धारण होता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं पृथ्वी के तापमान को संतुलन करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये महासागरीय धाराएं होती है बेसिकली 2 प्रकार की होती है। यानी एक तो क्या होती है यानी गर्म जलधारा, दूसरा यदि हम देखें ठंडी जलधाराएं, ठंडी धाराएं। और गर्म जलधाराएं आपको पता है विषुवत रेखा पर उच्च तापमान रहता है
तो विषुवत रेखा से यानी ये ध्रुवों की तरफ बेसिकली चलती है। हालांकि कई बार क्या है अन्य कंडीशन होने के कारण ये यानी विषुवत रेखा की तरफ भी मुख्य रूप से क्या है प्रवाहित होती है, लेकिन अधिकांश धाराएं विषुवत रेखा से यानी ध्रुवों की तरफ बहेंगी। गर्म में जलधाराएं, कुछ जलधाराएं विवादास्पद भी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और ठंडी धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की तरफ मुख्य रूप से प्रवाहित होगी, चाहे वो फ्लोरिडा की यानी आपकी धारा हो, चाहे सुशीमा की धारा हो, या यानी अलास्का वाली धारा हो, ये सारी की सारी ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की तरफ मुख्य रूप से क्या है प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार दो प्रकार की धाराएं होती है, और ये धाराएं जिस क्षेत्र में बहती है वहां के अपने अनुकूल उन परिस्थितियों का निर्धारण है वो प्रमुख रूप से करती है। तो धाराओं की बेसिकली क्या होती है, गति तथा आकार तथा दिशा में विविधता होने के कारण क्या है ये धाराओं को कई उपवर्गों के अंदर विभाजित किया जाता है। जैसे धाराएं में एक तो होता है प्रवाह, दूसरा यदि हम देखना चाहें तो मुख्य रूप से इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो दूसरा होता है धारा, तीसरा होता है विशाल धारा, प्रवाह बेसिकली क्या होता है कि जब पवन वेग से जो प्रेरित होकर मुख्य सागर की सतह का जल क्या है आगे की ओर अग्रसर होता है, और मुख्य रूप से क्या है इसकी गति एक निश्चित नहीं होती। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको प्रवाह कहते हैं। जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यानी उत्तरी अटलांटिक की जो धारा है वो एक प्रकार का यानी प्रवाह के रूप में मुख्य रूप से क्या है चलती है, और वो कई बार तीव्र हो जाती है, कई बार मंद गति से प्रमुख रूप से क्या है चलती है। तो प्रवाह से क्या तात्पर्य, जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर का जल का जो ऊपरी सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उस को मुख्य रूप से क्या है यानी किस नाम से यानी प्रवाह के नाम से जाना जाता है। यानी सागर जल वायु से प्रेरित होकर यानी आगे की तरफ बढ़ता है तो वो बेसिकली प्रवाह है। प्रवाह की गति निश्चित नहीं होती, और इसके अंदर जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह इसका प्रमुख उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। दूसरा धारा क्या होता है, धारा के अंदर जब सागर का जल क्या है एक निश्चित सीमा के अंदर एक निश्चित दिशा की तरफ यानी एक निश्चित तो क्या होगी जैसे ये क्षेत्र है, इस निश्चित क्षेत्र में निश्चित दिशा की तरफ यानी सागर का जल यानी प्रवाहित होता आगे की तरफ अग्रसर होता है, तो मुख्य रूप से क्या है ऐसी जो मुख्य रूप से जल की जो धारा है समुद्र के अंदर उसको बेसिकली यानी समुद्री धारा के नाम से जाना जाता है। और इसकी गति होती है प्रवाह से बेसिकली इसकी गति क्या होती है अधिक होती है। चाहे वो मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर धाराओं में देखें तो गल्फ स्ट्रीम की धारा हो या लैब्राडोर की धारा हो, यानी ये एक निश्चित सीमा के अंदर एक निश्चित दिशा की तरफ यानी तीव्र गति से प्रवाहित होती है, प्रवाह से धारा की गति अधिक होती है। एक होता है विशाल धारा क्या होती है, तो विशाल धारा के अंदर देखना चाहिए जब सागर का अत्यधिक जल भूस्तर की जो नदियां होती है उस नदियों के समान एक निश्चित यानी दिशा के अंदर गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा के नाम से जाना जाता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा है या जिसको हम खाड़ी की धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार ये होगी विशाल धारा। तो इसमें क्या होता है महासागरीय जल का यानी दोलायमान होती है यानी धाराओं के अंदर, जिसके अंदर यदि हम देख लें लहरों के अंदर क्या होता है सागरीय जल का स्तर विक्षोभ होता है, दोलायमान होता है। जब ऊपर से नीचे गिरता है तो इसके अंदर पूछ लिया जाता है तरंग की मुख्य रूप से क्या शरंग कौन सा होता है, तो तरंग का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो कहलाता है तरंग शरंग के नाम से जाना जाता है, तरंग शरंग। और नीचे बैठा हुआ भाग होता है वो कहलाता है तरंग गर्त के नाम से जाना जाता है।
यानी ये दो महासागरीय धाराएं हैं और महासागरीय धाराओं की ये वाला जो है ये तरंग की भुजाएं कहलाती है और एक तरंग से लेकर दूसरे तरंग के बीच की जो दूरी होती है, यानी एक तरंग से दूसरे तरंग के बीच की जो दूरी होती है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तरंग दैर्ध्य के नाम से, तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। तरंग का ऊपर उठा हुआ भाग तरंग शरंग, नीचे बैठा हुआ भाग तरंगार्थ और दो तरंगों के बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। तो तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछ लिया जाता है कि दो तरंगों के बीच की जो दूरी को बेसिकली तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। और तरंग की जो गति होती है, तरंग की गति को हम किस प्रकार निकालते हैं, तो तरंग की गति निकालते हैं वे तरंग दैर्ध्य बटे क्या होता है, तरंग की आवर्ती काल, यानी कितनी बार वो रिपीट होती है। तो तरंग की दैर्ध्य बटे तरंग की जो आवर्ती काल होता है वो तरंग की गति के नाम से भी क्या है, मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी हमने देखा कि महासागरीय धाराएं बेसिकली क्या होता है कि महासागर का जल एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की जो गति होती है समुद्र का जल, उसको बेसिकली धाराएं कहते हैं। और ये धाराएं यानी हमारे यानी परिवहन मार्गों का निर्धारण करती है, बंदरगाहों की स्थिति का निर्धारण करती है, पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने का कार्य प्रमुख रूप से क्या है, करती है। इसके अलावा मत्स्य पालन में भी मुख्य रूप से जो ग्रांड बैंक या डोगर बैंक है उसमें भी मछलियों के लिए यानी गर्म क्षेत्रों से बेसिकली प्लैंक्टन वनस्पति आती है, ठंडे क्षेत्रों से चूना आता है जो वहां मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति मुख्य रूप से क्या है, क्रिएट होती है। तो ये धाराओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली महासागरीय धाराएं चलती क्यों है, क्या कारण है इन महासागरीय धाराओं के, धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसमें यानी मुख्य रूप से 2-3 कारकों को इसमें हम शामिल कर सकते हैं। एक तो बेसिकली होता है कि पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति होती है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। और आपको पता है कि पृथ्वी हमेशा यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ क्या करती है, परिभ्रमण करती है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में परिभ्रमण करने के कारण क्या होता है, स्थल का जल साथ नहीं दे पाता, जिसके कारण जल हमेशा यानी क्या होने लग जाता है, यानी विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ यानी प्रवाहित होने लग जाता है, जिसके कारण क्या है यानी जो विषुवरेखीय धाराएं हैं यानी उसकी प्रमुख रूप से क्या है, यानी जल स्थल का साथ नहीं देगा तो वो विपरीत दिशा में जाएगा, जिसके कारण प्रति विषुवरेखीय धारा, प्रति विषुवतीय विषुवतीय रेखीय धारा का जो मुख्य रूप से निर्माण यानी होता है, यानी विषुवत रेखा और प्रति विषुवत रेखीय धाराओं का निर्माण पृथ्वी की परिभ्रमण गति से मुख्य रूप से क्या है, जुड़ा हुआ है। आपको पता है हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है और रोटेशन के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है। कहां पर होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है। वही अपकेंद्रीय बल की यदि हम बात करते हैं तो यानी विषुवत रेखा पर अधिक होता है। और इसके विपरीत यदि हम देखें गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और जो हम बात करते हैं अपकेंद्रीय बल न्यूनतम होता है, जिसके कारण गर्म और ठंडी धाराओं का यानी मुख्य रूप से प्रवाह होता है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों से यानी विषुवत रेखा की तरफ धाराओं का प्रवाह मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल के कारण इसका प्रमुख रूप से निर्माण होता है। फिर बात करते हैं सागर संबंधी कारक, दूसरा कौन सा है, सागर संबंधी कारक। और सागर संबंधी कारकों के अंदर यानी एक तो आ जाता है तापमान में विभिन्नता, दूसरा यदि हम इसके अंदर देखना चाहें तो लवणता में विभिन्नता आ जाती है। कौन सा,
लवणता में विभिन्नता। तीसरा आ जाता है घनत्व में विभिन्नता। तापमान में विभिन्नता से क्या तात्पर्य, हमारी पृथ्वी है विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है, सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, तापमान अधिक होगा तो मुख्य रूप से क्या है, वहां से जलवाष्प के रूप में जल उड़ जाता है, जल का तापमान निम्न यानी ढाल निम्न हो जाता है, तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ ताप यानी सागरीय जल है वो प्रवाहित होने लग जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो यानी जो ध्रुवीय क्षेत्रों से जल प्रवाहित होने का एक प्रमुख कारण ये भी है। एक कारण तो कौन सा था, यानी जो मुख्य गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर अधिक है, जिसके कारण भी जल मुख्य रूप से प्रवाहित होता है। दूसरा तापमान में विभिन्नता, तापमान यानी अधिक होगा तो जल का ताप यानी ढाल निम्न होगा क्योंकि वाष्प के कारण उड़ जाएगा, जिसके कारण जल प्रवाहित होगा। दूसरा आता है लवणता में विभिन्नता, और लवणता जिस क्षेत्र में अधिक होगी उस क्षेत्र के अंदर क्या होगा, यानी मुख्य रूप से यानी जल का दबाव अधिक होगा, और जहां लवणता की मात्रा कम होगी तो वहां पर जल क्या होता है, ऊंचा होता है, जिसके कारण न्यून लवणता से अधिक लवणता की तरफ जल का यानी प्रवाह होता है। और ये भी एक प्रमुख रूप से क्या है, सागर संबंधित कारक आ जाता है। तीसरा आता है घनत्व में अधिकता, यानी घनत्व में भिन्नता। आपको पता है वायु जब चलती है उच्च दाब से न्यून दाब की तरफ बहती है, और उच्च दाब मुख्य रूप से यानी जहां अधिक होगा तो उस दिशा से वायु मुख्य रूप से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होती है। अपने भी पेटियों का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे तो विषुवत रेखीय क्षेत्र से लेकर यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वायु का जो प्रवाह का प्रमुख कारण घनत्व में विभिन्नता भी मानी जाती है। तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहेगी। वायु जब समुद्री जल से टकराएगी तो वो जल उसी दिशा के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, प्रवाहित होगा। इसके अलावा हम देखें यानी स्थानीय जो पवने होते हैं, चाहे वो मुख्य रूप से यानी स्थायी पवने हो, व्यापारिक पवने हो, या पछुआ पवने हो, या हम बात करते हैं अस्थायी पवने, तो वो भी क्षेत्र विशेष के अंदर यानी प्रवाहित करती है। जैसे अपने स्थानीय पवने मानसूनी पवने हैं जो 6 महीने स्थल से जल की तरफ और 6 महीने स्थल से जल की तरफ चलती है, जिसके कारण यानी दक्षिणी पश्चिमी महासागर हिंद महासागरीय धाराएं जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। इसके अलावा यानी तीसरा कारक भी आ जाता है यानी बाह्य कारक। तीसरा कौन सा आ जाता है, बाह्य कारक। और बाह्य कारक के अंदर यदि हम देखना चाहें वायुदाब मुख्य रूप से क्या है, और हवाएं यानी वायुदाब मैंने बताया कि जिस क्षेत्र में यानी वायु का दबाव अधिक होगा वो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, जिसके कारण भी मुख्य रूप से क्या है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति मुख्य रूप से क्या है, होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं बाह्य कारकों में वर्षा एवं वाष्पीकरण, यानी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, वहां वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहां जल का तल नीचा होगा, तो यानी जहां मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों से जल उस दिशा की तरफ प्रमुख रूप से क्या है, प्रवाहित होगा। दूसरा जहां वर्षा कंटिन्यू प्रोसेस में होगी तो वहां जल तल ऊंचा होगा, जिससे निम्न क्षेत्रों की यानी विषुवत रेखीय जल है वो मुख्य रूप से ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होने का कारण है। वर्षा अधिक है, जल स्तर बढ़ जाएगा तो वो निम्न ढालू भूमि की तरफ जल है वो प्रमुख रूप से क्या है, प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार बाह्य कारकों में वायुदाब तथा यानी मुख्य रूप से हवाएं हो जाती है या पवने हो जाती है। इसके अलावा वर्षा एवं वाष्पीकरण बाह्य कारकों के अंदर हमें शामिल करते हैं। वहीं हम बात करते हैं दूसरा सागर संबंधी कारक में तापमान में विभिन्नता, लवणता में विभिन्नता एवं घनत्व में विभिन्नता आ जाती है। तीसरा पृथ्वी की परिभ्रमण से संबंधित कारकों के अंदर यानी पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण के अंदर यानी गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसके अलावा जो केंद्रीय बल होता है वो ध्रुवों पर न्यूनतम
और मुख्य विषुवत रेखा पर अधिक होता है, जिसके कारण ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ तापमान के अंदर वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सामान्य परिचय देखा, महासागरीय धाराएं हैं क्या, महासागरीय धाराओं की मुख्य रूप से गर्म और ठंडी धाराओं का अवलोकन किया। तो इसी के साथ क्या है, यानी ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।